सबसे पहले आप सभी को मेरा YouTube चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको NISM सीरीज 8 यानी इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन के बारे में बताऊंगा। जैसे कि मैंने कहा कि इस सर्टिफिकेशन की हर एक चैप्टर को मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 4 यानी इंट्रोडक्शन टू ऑप्शन के ऊपर समझाऊंगा। इस चैप्टर का वेटेज है 20, तो आप समझ सकते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से आपको 20 क्वेश्चन मिल सकती है, यानी आप 20 मार्क्स अर्न कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एजेंडा के बारे में बात कर लेता हूं। एजेंडा में सबसे पहला टॉपिक है बेसिक ऑफ ऑप्शन, यानी ऑप्शन क्या है, ऑप्शन के बारे में जानेंगे, सीखेंगे, कुछ एग्जाम्पल भी बताऊंगा मैं। उसके बाद ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड कुछ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस होती है, कुछ टर्म्स कंडीशन होती है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ऑप्शन का जो मनीनेस होती है, जैसे कि इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी, ये क्या होती है, इसका कंपैरिजन भी बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको ऑप्शन की जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और टाइम वैल्यू होती है, ये क्या है, इसको किस तरह कैलकुलेट की जाती है, उसके बारे में समझाऊंगा। नेक्स्ट में आपको ऑप्शन का जो पे ऑफ चार्ट होती है, यानी ऑप्शन का प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह कैलकुलेट की जाती है, उसके बारे में आपको सिखाऊंगा। इसके बाद मैं आपको हमारा जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, यानी लास्ट चैप्टर जो मैंने डिस्कशन किया था, और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, कंपैरिजन मैं आपको सिखाऊंगा। और आखिर में ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल और ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में बात करूंगा। एजेंडा में जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन टू बेसिक ऑफ ऑप्शन के ऊपर बताऊंगा। तो चलिए बेसिक ऑफ ऑप्शन के बारे में जानते हैं। ऑप्शन क्या है, उसका डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, सीखेंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती है। तो डेफिनेशन समझाने से पहले मैं एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपको आसानी से ऑप्शन समझ में आए। तो चलिए एग्जाम्पल के ऊपर बात करते हैं। मान लीजिए एक बायर है जिसका नाम है बाजीज और एक सेलर है जिसका नाम है कियाना। इन दोनों के बीच में इस घर को बाय और सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, जिसका कीमत है 25 लाख रुपया। आमतौर पे जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट होती है उसमें 25 लाख रुपया बाजीज कियाना को पे करते हैं और उसके बदले में कियाना वो 25 लाख रुपया लेकर उस घर को बाजीज को दे देते हैं। लेकिन ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट जो होती है इस तरह नहीं होती, इस तरह सिंपल नहीं होती, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में बाजीज और कियाना के बीच में ये जो 25 लाख रुपये की घर है, इसका पोजीशन बाय सेल होती है। तो बाजीज और कियाना के बीच में डील इस तरह हुई है। तो बाजीज कह रहे हैं कि ये 25 लाख रुपये की जो घर है, मैं उसका पोजीशन लेना चाहता हूँ। उसके लिए आपको 25 लाख रुपया नहीं देने वाला हूँ, आपको एक छोटा सा इनिशियल अमाउंट देने वाला हूँ। मान लीजिए वो 50,000 रुपये की इनिशियल अमाउंट देना चाहता है और उसके बदले में वो 2 महीने तक उसका पोजीशन लेके रखना चाहता है। तो कियाना भी एग्री हो जाती है, ठीक है आप मुझे 50,000 रुपया दे दीजिए और उसके बदले में आपको 2 महीने तक उस घर का पोजीशन आपको मैं देता हूँ। तो 25 लाख रुपये का पोजीशन लेने के लिए बाजीज ने जो 50,000 रुपया कियाना को पेमेंट किया है वो नॉन रिफंडेबल है, वो कभी बाजीज को वापस नहीं मिलेगा और उसके बदले में उसको 2 महीने का वैलिडिटी मिला। तो इस तरह का जो 50,000 रुपया बाजीज ने कियाना को पेमेंट किया है, यानी बायर सेलर को पेमेंट किया है, इस तरह का अमाउंट को हम लोग प्रीमियम कहते हैं ऑप्शन की भाषा में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आप याद रखिए, आगे चल के प्रीमियम के ऊपर बात करेंगे। तो जो इनिशियल अमाउंट कोई बायर सेलर को पेमेंट करते हैं कोई ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उस अमाउंट को हम लोग प्रीमियम कहते हैं। तो चलिए आगे एग्जाम्पल के ऊपर बात करते हैं। तो बाजीज ने 50,000 रुपया दिया इनिशियल अमाउंट यानी प्रीमियम के रूप में जो कियाना को मिली है, और उसके बदले में 25 लाख रुपए का जो घर है, बाजीज को 2 महीने का उसके ऊपर पोजीशन मिला है। यानी बाजीज का जो खर्चा हुआ सिर्फ 50,000 रुपया और कुछ भी अमाउंट उसका खर्चा नहीं हुआ। अब उसके पास 2 महीने हैं, वो चाहे तो 25 लाख रुपये वाली जो पोजीशन है वो दूसरे किसी को बेच सकते हैं, लेकिन इसके लिए समय है सिर्फ 2 महीने। अब इसको दूसरा एक कस्टमर मिला है, अब इसको 1 महीने के बाद एक दूसरा एक कस्टमर मिला है, उसी 25 लाख रुपया वाला जो पोजीशन है वो 28 लाख रुपया में उसको वो बेच सकता है। तो यहाँ पर बाजीज दिख रहा है कि सिर्फ 25 लाख रुपया वाला जो पोजीशन है 28 लाख रुपया पोजीशन में बेच सकते हैं, यानी उसको फायदा मिल सकता है और वो 2 महीने के अंदर ही हो रही है, तो आसानी से वो पोजीशन दूसरे किसी को छोड़ सकते हैं। तो इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज कर लेते हैं, यानी एग्जीक्यूट कर देते हैं, वो अपना पोजीशन दूसरे किसी को छोड़ देते हैं 28 लाख की पोजीशन में। तो यहाँ पर आप अगर कैलकुलेट करेंगे, उसका पोजीशन था 25 लाख रुपया, अब उसने जब बेचा है वो 28 लाख रुपया, यानी 3 लाख रुपये की फायदा हो रही है। लेकिन आप अगर थोड़ा सा ठीक से सोचकर देखेंगे, फायदा तो 3 लाख रुपया हो रही है,
लेकिन 25 लाख रुपए की घर की पोजीशन लेने के लिए उसको 50,000 रुपया कियाना को देना पड़ा, तो ये भी 50,000 रुपया उसके लिए खर्चा है। तो टोटल 3 लाख रुपया जो प्रॉफिट है उसमें से 50,000 रुपया निकाल दीजिए, यानी 2,50,000 रुपया उसका एक्चुअल प्रॉफिट होता है। तो इसी तरह इस कॉन्ट्रैक्ट में पूरा 25 लाख रुपया उसको देना नहीं पड़ा, सिर्फ 50,000 रुपया देकर कॉन्ट्रैक्ट को बुक किया, पोजीशन लिया 2 महीने के लिए और 1 महीने के बाद उस पोजीशन को दूसरे किसी को छोड़ दिया और इसी तरह सिर्फ 50,000 रुपया निवेश करके बाजिस ने 2.5 लाख रुपया कमा लिया, जो उसका एक्चुअल प्रॉफिट है। टोटल कमाया था 3 लाख रुपया, 50,000 रुपया उसमें खर्चा था, तो 2.5 लाख रुपया उसका एक्चुअल प्रॉफिट है। इसी तरह एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है। यानी आप समझ सकते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एक अंडरलाइंग एसेट होता है, जिसको यहाँ पर एग्जाम्पल में हमने घर के रूप में दिखाया, और उस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने का एक सेट प्राइस होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल में जो प्रीमियम अमाउंट है वो 50,000 रुपया, और इसमें एक वैलिडिटी होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में 2 महीना है, लास्ट डेट में भी बेच सकते हैं या फिर उससे पहले भी आप पोजीशन बेच सकते हैं। इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट में बाजिस के पास पूरा राइट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट को बाई करे या फिर सेल करे। वो 25 लाख वाला पोजीशन वाला उसने बाई किया और 28 लाख वाला पोजीशन उसने सेल किया। इसी प्रकार से उसने प्रॉफिट कमाया। तो एग्जाम्पल आशा करता हूं आपके सामने क्लियर है। अब चलिए मैं आपको डेफिनेशन समझाता हूं। तो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में कहा कि ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर बायर्स को किसी भी अंडरलाइंग एसेट को बाय और सेल करने का उसको राइट मिलता है, अधिकार मिलता है, जिसके लिए एक सेट प्राइस होता है, एक स्पेसिफिक डेट होता है, उस डेट तक या फिर उससे पहले वो पोजीशन छोड़ सकता है, लेकिन इसके लिए किसी भी तरह की कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती। देखिए फ्यूचर्स में एक ऑब्लिगेशन होती है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हैं तो डेली बेसिस में उसका सेटलमेंट की जाती है, या फिर आप अगर सेल करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को तो उसमें भी डेली बेसिस में सेटलमेंट की जाती है। अगर किसी भी प्रकार से उस सेटलमेंट में आपका लॉस होता है, वो लॉस आपको डेली बेसिस में भरना पड़ता है, तो ये आपके लिए ऑब्लिगेशन है। लेकिन ऑप्शन में इस तरह की कोई डेली सेटलमेंट नहीं होती है, यानी डेली बेसिस में प्रॉफिट लॉस चेक नहीं किया जाता, इसीलिए आपको कोई लॉस आपको भरना भी नहीं पड़ेगा। आपको किसी भी तरह की कोई ऑब्लिगेशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आशा करता हूं ऑप्शन का जो डेफिनेशन है ये आपको समझ में आया। अब एग्जाम्पल के हिसाब से बाजिस एक ऑप्शन बायर, जो ऑप्शन बाय करते हैं या फिर ऑप्शन को होल्ड करते हैं उसको हम लोग ऑप्शन बायर कहते हैं, और बाजिस ने ऑप्शन बाय किया था, इसका मतलब उसने ऑप्शन का लॉन्ग पोजीशन लिया था। उसी तरह कियाना ऑप्शन सेलर था, इसीलिए कियाना को हम लोग ऑप्शन सेलर या फिर ऑप्शन राइटर कहेंगे। कियाना ने जो ऑप्शन सेलिंग का पोजीशन लिया था, इसीलिए उस पोजीशन को हम लोग शॉर्ट पोजीशन कहेंगे। अब मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। देखिए ऑप्शन बेसिकली मार्केट की मूवमेंट के प्रेडिक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। आपको पता ही है मार्केट कभी ऊपर तरफ भागती है, कभी नीचे तरफ गिरती है, और इसी प्रकार से मार्केट अप डाउन करते रहती है। अगर आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में काम करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, तो ये मार्केट मूवमेंट आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा जो किस तरह की कॉन्ट्रैक्ट में आपको इन्वॉल्व होना चाहिए। तो इसीलिए आपको टाइप ऑफ ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन टाइप के ऊपर बात करते हैं। ऑप्शन टाइप बेसिकली 2 टाइप की है, एक कॉल ऑप्शन है और एक पुट ऑप्शन है। कॉल ऑप्शन ऐसा एक ऑप्शन है जहां पर एक बायर को कोई भी अंडरलाइंग एसेट बाय करने का परमिशन मिलती है, अधिकार मिलती है। इस तरह का ऑप्शन को हम लोग कॉल ऑप्शन कहते हैं। और पुट ऑप्शन ऐसा एक ऑप्शन है जहां पर बायर को किसी भी अंडरलाइंग एसेट को सेल करने का परमिशन मिलती है, यानी अधिकार मिलती है। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन को हम लोग पुट ऑप्शन कहते हैं। यानी कॉल ऑप्शन में बायर्स को बाय करने का राइट मिलता है और पुट ऑप्शन में बायर्स को सेल करने का ऑप्शन मिलता है। यानी बायर्स किसी भी तरह की ऑप्शन को वो बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। अब एक बायर कब कॉल ऑप्शन चूज करेगा, कब पुट ऑप्शन चूज करेगा, ये डिसीजन टोटली मार्केट मूवमेंट के ऊपर लिया जाता है। अगर मार्केट बुलिश हुई यानी मार्केट की मूवमेंट ऊपर तरफ है तो एक बायर कॉल ऑप्शन चूज करते हैं और कॉल को बाय करते हैं। और मार्केट की मूवमेंट अगर बियरिश हुई यानी मार्केट अगर नीचे तरफ गिरी तो ऐसे केसेस में बायर पुट ऑप्शन को बाय करते हैं। तो ये टोटली एक बायर का प्रेडिक्शन के ऊपर है। तो आसान भाषा में मार्केट अगर बुलिश हुई तो कॉल ऑप्शन चूज कीजिए, मार्केट अगर बियरिश हुई तो पुट ऑप्शन चूज कीजिए। अब मैं कुछ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड, कुछ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन के ऊपर बात करूंगा। देखिए एक्सचेंज का कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, चाहे वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो। तो एक्सचेंज डिसाइड करती है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगा।
तो इस तरह का टर्म्स कंडीशन को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन कहते हैं। मेरा प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी मैंने अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट और अंडरलाइंग प्राइस क्या है इसके बारे में बात कर लिया। लॉट साइज यानी कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या है इसके बारे में भी ऑलरेडी मैंने बात किया। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग साइकिल क्या है, एक्सपायरेशन डेट क्या होती है, एक्सपायरी डेट क्या होती है, टिक साइज क्या है और ट्रेडिंग आवर्स क्या होती है, ये सारी चीज़ मेरा प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मैंने डिस्कशन किया। आप चाहे तो ऊपर लिंक में क्लिक करके वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर इन सारे कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन के ऊपर मैं बात नहीं करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन है फाइनल सेटलमेंट। जैसे कि मैंने कहा कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में डेली बेसिस में सेटलमेंट होती है। मार्केट क्लोज होने के बाद फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट हो रही है या फिर लॉस हो रही है, डेली बेसिस में सेटलमेंट होती है, उसको चेक किया जाता है, जिसको हम लोग M2M सेटलमेंट कहते हैं। अगर लॉस हुई वो लॉस एक बायर को भरना पड़ता है। लेकिन ऑप्शन में इस तरह की डेली सेटलमेंट नहीं होती है। ऑप्शन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप चाहे तो इंडेक्स को भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की तरह ऑप्शन में आप बाई सेल कर सकते हैं, स्टॉक ऑप्शन को भी आप बाई सेल कर सकते हैं। इंडिया में इंडेक्स और स्टॉक दोनों के ऊपर ट्रेड करना अलाउ है ऑप्शन में। इंडिया का जो ऑप्शन ट्रेडिंग स्टाइल है वो यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन है, इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। और ऑप्शन का जो एक्सरसाइज जो फाइनल सेटलमेंट होती है वो एक्सपायरी डेट में ही होती है, क्योंकि ये यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन का एक फंडा है, एक कंडीशन है जहां पर एक्सपायरी होने से पहले आप कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आप ऑप्शन खरीदते हैं तो एक्सपायरी डेट तक आप रह सकते हैं, चाहे आपका प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। आपको कॉन्ट्रैक्ट से कोई बाहर नहीं निकाल सकते। इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा फाइनल सेटलमेंट प्राइस के ऊपर। चाहे आप इंडेक्स ऑप्शन के ऊपर ट्रेड करें या फिर स्टॉक ऑप्शन के ऊपर ट्रेड करें, जिस दिन एक्सचेंज के द्वारा फाइनल एक्सरसाइज होती है यानी फाइनल सेटलमेंट होती है, अब किस पैसों में किस रेट में वो सेटलमेंट होगी, उसके लिए फाइनल सेटलमेंट प्राइस को कैलकुलेट किया जाता है। ये प्राइस जिस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होती है उस कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट ट्रेडिंग डे का कैश मार्केट का जो क्लोजिंग प्राइस है उसी प्राइस में फाइनल सेटलमेंट होती है। अगर इंडेक्स ऑप्शन का सेटलमेंट होती है तो लास्ट ट्रेडिंग डे में उस इंडेक्स का प्राइस कितनी थी, या फिर स्टॉक ऑप्शन का अगर फाइनल सेटलमेंट होती है तो लास्ट ट्रेडिंग डे में स्टॉक इंडेक्स का फाइनल प्राइस कितनी थी, वो चेक किया जाता है और उसके ऊपर सेटलमेंट किया जाता है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में बताऊंगा जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में रिलेटेड है। जैसे कि मैंने कहा कि आप चाहे तो इंडेक्स के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शन में, आप चाहे तो स्टॉक के ऊपर भी कर सकते हैं। अगर कोई ऑप्शन ट्रेड का अंडरलाइंग एसेट कोई स्टॉक इंडेक्स होती है तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन को हम लोग इंडेक्स ऑप्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में निफ्टी के ऊपर ऑप्शन, सेंसेक्स के ऊपर ऑप्शन, बैंक निफ्टी के ऊपर ऑप्शन भी हम लोग देख सकते हैं और उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि इंडेक्स के ऊपर ऑप्शन के ऊपर ट्रेड होती है, उसी तरह स्टॉक ऑप्शन के ऊपर भी ट्रेड होती है। अगर कोई इंडिविजुअल स्टॉक को हम लोग अंडरलाइंग एसेट के रूप में देखते हैं और उसके ऊपर ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो इस तरह का ऑप्शन को हम लोग स्टॉक ऑप्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि ONGC के ऊपर ऑप्शन में काम करना, NTPC शेयर्स के ऊपर ऑप्शन में बाई सेल करना या फिर TCS शेयर्स के ऊपर ऑप्शन में बाई सेल करना, ये सारे स्टॉक ऑप्शन की एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी ऑप्शन बायर के ऊपर बात करेंगे, यानी ऑप्शन होल्डर। तो मैंने पहले ही बताया जो ऑप्शन बाय करते हैं उसको हम लोग ऑप्शन बायर यानी ऑप्शन होल्डर कहते हैं। तो ऑप्शन बायर ऐसा एक बायर है जिसके पास राइट होता है कोई भी ऑप्शन को बाई करने का या फिर सेल करने का एक राइट होता है, लेकिन उसके पास किसी भी तरह की कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है। एक ऑप्शन बायर जब कोई ऑप्शन को बाई करते हैं तो उसके लिए कुछ पैसा पेमेंट करना पड़ता है इनिशियल अमाउंट के रूप में जो सेलर को मिलती है। इस तरह का अमाउंट को हम लोग ऑप्शन प्रीमियम कहते हैं। तो ऑप्शन बायर जब कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, अगर वो कॉल ऑप्शन को बाई करते हैं इसका मतलब उसको किसी अंडरलाइंग एसेट को बाई करने का राइट मिला है। अगर वो पुट ऑप्शन को बाई करते हैं इसका मतलब उसको कोई अंडरलाइंग एसेट को सेल करने का अधिकार मिला है। उसी तरह ऑप्शन सेलर भी होता है जिसको हम लोग राइटर ऑफ ऑप्शन भी कहते हैं। बेसिकली ऑप्शन राइटर को ऑप्शन बायर के द्वारा जो प्रीमियम पे की जाती है वो प्रीमियम ऑप्शन राइटर को मिलती है। यहाँ पर ऑप्शन राइटर को एक ऑब्लिगेशन मिलती है कोई अंडरलाइंग एसेट को उसको बाय और सेल करने का, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में बायर वो अपना राइट को एग्जीक्यूट की है तो। इसी तरह अगर एक ऑप्शन राइटर अगर कॉल ऑप्शन चूज करते हैं मतलब उसको सेल का ऑब्लिगेशन होती है, और अगर कोई ऑप्शन राइटर
पुट ऑप्शन को चूज करते हैं, इसका मतलब उसको बाय करने का ऑब्लिगेशन होती है। तो सिंपल सी चीज है, ऑप्शन बायर के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है, लेकिन ऑप्शन राइटर के पास ऑब्लिगेशन होती है। अब मैं आपको अमेरिकन ऑप्शन और यूरोपियन ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। देखिए, अमेरिकन ऑप्शन और यूरोपियन ऑप्शन दोनों ही ऑप्शन का फंडा है, ऑप्शन की स्टाइल है, लेकिन इंडिया में अमेरिकन ऑप्शन नहीं चलती, इंडिया में यूरोपियन ऑप्शन चलती। दोनों में थोड़ी सी डिफरेंस है, वो हम लोग समझेंगे। अमेरिकन ऑप्शन में एक कॉन्ट्रैक्ट बायर वो अपना कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करने के लिए किसी भी समय एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर एक्सपायरी डेट में भी कर सकते हैं। लेकिन यूरोपियन ऑप्शन में एक कॉन्ट्रैक्ट बायर अपना कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करने के लिए उसको लास्ट दिन तक उसको वेट करना पड़ेगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट का जो एक्सपायरी डेट है उस दिन तक वेट करना पड़ेगा, और लास्ट डेट में ही यूरोपियन ऑप्शन एक्सपायरी होती है और उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी होती है। तो अमेरिकन ऑप्शन और यूरोपियन ऑप्शन का डिफरेंस यही है, अमेरिकन ऑप्शन इंडिया में नहीं चलती, यूरोपियन ऑप्शन इंडिया में चलती है, चाहे आप इंडेक्स ऑप्शन करें या फिर स्टॉक के ऊपर ऑप्शन करें। अमेरिकन ऑप्शन में एक्सरसाइज एक्सपायरी डेट में भी होती है या फिर उससे पहले भी की जाती है, लेकिन यूरोपियन ऑप्शन में एक्सपायरी डेट में ही एक्सरसाइज होती है। अब मैं आपको ऑप्शन प्रीमियम के बारे में बताऊंगा। थोड़ी देर पहले एग्जांपल में मैंने बताया ऑप्शन प्रीमियम क्या होती है, जो इनिशियल अमाउंट बायर सेलर को पे करते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, उस अमाउंट को प्रीमियम कहा जाता है। यानी बायर प्रीमियम पे करते हैं और सेलर प्रीमियम रिसीव करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप TCS ऑप्शन कॉल ऑप्शन बाई करना चाहते हैं, उसके लिए ऑप्शन प्रीमियम एक शेयर का 100 रुपया है, और आपको पता है TCS का एक लॉट मतलब अभी 175 शेयर है, तो उसके हिसाब से टोटल प्रीमियम एक लॉट की होती है 175 इंटू 100, यानी 17,500 रुपया टोटल प्रीमियम है। यानी TCS का कॉल ऑप्शन एक लॉट खरीदने के लिए आपको 17,500 रुपया प्रीमियम देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस तो मैंने पहले भी बात किया है, फ्यूचर जब डिस्कशन किया था। स्पॉट प्राइस किसी भी अंडरलाइंग एसेट का कैश मार्केट का प्राइस, यानी स्पॉट मार्केट का प्राइस को हम लोग स्पॉट प्राइस कहते हैं। इसको कैपिटल लेटर एस द्वारा डिनोट करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो ओपन इंटरेस्ट। ये कोई अंडरलाइंग एसेट का टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स जितनी आउटस्टैंडिंग रहती है उसको हम लोग ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। इसके बारे में भी डिटेल्स में प्रीवियस चैप्टर में मैंने डिस्कशन किया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है स्ट्राइक प्राइस, जिसकी दूसरी नाम है एक्सरसाइज प्राइस, जिसको हम लोग इंग्लिश कैपिटल लेटर एक्स द्वारा डिनोट करते हैं। तो ये एक ऐसा पार शेयर प्राइस है कोई अंडरलाइंग एसेट की, जहां पर एक कॉल ऑप्शन होल्डर उस रेट में उसको बाई कर सकते हैं या फिर एक पुट ऑप्शन होल्डर उस रेट में उसको सेल कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के रूप में मान लीजिए TCS की स्ट्राइक प्राइस है 4,000 रुपया। इसका मतलब एक कॉल ऑप्शन होल्डर TCS का प्राइस 4,000 रुपया में उसको बाई करना चाहते हैं, उसी तरह दूसरी साइड में एक पुट ऑप्शन होल्डर TCS का प्राइस 4,000 रुपया में वो सेल करना चाहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, यानी ऑप्शन की एक्सरसाइज करना। ये क्या होता है? थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि इंडिया में एक्सचेंज में जो ऑप्शन ट्रेड होती है वो यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन में ट्रेड होती है, जहां पर बायर अपना कॉन्ट्रैक्ट का जो एक्सरसाइज करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के मैच्योरिटी डेट में ही एक्सरसाइज करते हैं, यानी एक्सपायरी डेट में ही एक्सरसाइज करते हैं। इसीलिए बायर कॉन्ट्रैक्ट के आखिरी दिन तक वो रह सकते हैं, चाहे उसका बहुत ज़्यादा लॉस या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो लास्ट डे में जिस दिन एक्सरसाइज होती है उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट सेटल भी होती है। सेटलमेंट का प्राइस उसी अंडरलाइंग एसेट का जो स्पॉट मार्केट प्राइस है उसका लास्ट डे का जो क्लोजिंग प्राइस है उसके हिसाब से सेटलमेंट होती है, और इसी तरह ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म भी हो जाती है। इसी तरह टोटल एक्सरसाइज प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब ओपनिंग पोजीशन क्या होती है? जब कोई ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का पोजीशन लिया जाता है, चाहे आप लॉन्ग पोजीशन लीजिए या फिर शॉर्ट पोजीशन लीजिए, जब जैसे ही आप कोई पोजीशन लेते हैं ट्रांजैक्शन करके, इस तरह का न्यू पोजीशन लेना, उसको हम लोग ओपनिंग पोजीशन कहते हैं, यानी पोजीशन ओपन करना। इसमें आप बाई भी कर सकते हैं या फिर सेल भी कर सकते हैं। अगर बाई करके पोजीशन ओपन किए हैं इसका मतलब आपने लॉन्ग पोजीशन लिया है, और सेल करके अगर पोजीशन लिया है इसका मतलब आप शॉर्ट पोजीशन लिया है। उसी तरह जो पोजीशन ओपनिंग होता है उसका क्लोजिंग भी होती है। क्लोजिंग का मतलब है कोई भी ओपनिंग पोजीशन का स्क्वायर अप करना। अगर लॉन्ग पोजीशन लेते हैं उसका स्क्वायर अप करते ही वो शॉर्ट पोजीशन के माध्यम से क्लोज हो जाती है। अगर आपके पास शॉर्ट पोजीशन है उसका स्क्वायर अप करते हैं
तो लॉन्ग पोजीशन के माध्यम से वो स्क्वायर अप होकर क्लोज हो जाती है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मनीनेस। किसी भी ऑप्शन का मनीनेस क्या होती है? देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। किसी भी ऑप्शन का अगर इमीडिएट एक्सरसाइज करना है तो कितनी अमाउंट एक बायर बना सकते हैं, उस अमाउंट को हम लोग मनीनेस कहते हैं। यानी कितनी जल्दी ऑप्शन को एक्सरसाइज करके एक ऑप्शन बायर पैसा बना सकते, कितना पैसा बना सकते हैं, उसको हम लोग मनीनेस ऑफ ऑप्शन कहते हैं। हमारे यहाँ पे 3 तरह की मनीनेस होती है, आईटीएम, एटीएम और ओटीएम। आईटीएम का फुल फॉर्म है इन द मनी, जहां पर एक बायर अपना ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को इमीडिएट बेसिस में एक्सरसाइज करते हैं और वो पैसा बना लेते हैं। एटीएम का फुल फॉर्म है एट द मनी, जहां पर स्टॉक प्राइस और स्पॉट प्राइस दोनों करीबन सेम ही होता है, इसीलिए बायर कोई पैसा बना नहीं पाते। तो एट द मनी में पैसा बनाना आसान नहीं होता एक बायर के लिए। ओटीएम का फुल फॉर्म है आउट द मनी, जहां पर कोई बायर अगर इमीडिएट कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करते हैं तो वहां पर उसको पैसा बनाने की मौका नहीं मिलता है। इन द मनी में जैसे इमीडिएट कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज हो जाती है तो तुरंत उसको पैसा मिल जाता है। तो आउट द मनी में अगर कोई ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को इमीडिएट एक्सरसाइज की जाती है तो ऐसे केसेस में पैसा बनाने की चांसेस बहुत ही कम होती है। तो ये मनीनेस कॉल्स और पुट में कैसे काम करती है, इसको एक बार समझ लेते हैं। इन द मनी में अगर हम लोग कॉल ऑप्शन चूज करते हैं जहां पर स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा होती है, उसी तरह अगर कोई पुट ऑप्शन चूज करते हैं जहां पर स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से कम होती है, उसी तरह एट द मनी में कॉल ऑप्शन अगर चूज करते हैं जहां पर स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस दोनों सेम होता है, और उसके साथ साथ पुट में भी स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस दोनों सेम होते हैं। आउट द मनी में कॉल ऑप्शन अगर चूज करते हैं तो ऐसे केसेस में स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से कम होती है। अगर पुट ऑप्शन चूज करते हैं जहां पर स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से अधिक होती है। अब मैं आपको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू के बारे में बताऊंगा। देखिए, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की, और इन दोनों के बारे में अलग अलग से बात करते हैं। सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? देखिए, इंट्रिंसिक वैल्यू ऐसा एक वैल्यू है जो कोई भी ऑप्शन का इन द मनी का वैल्यू होती है। जैसे कि मैंने कहा कि इन द मनी का वैल्यू होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, इसीलिए इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ इन द मनी में ही दिखती है। अगर कोई एट द मनी और आउट द मनी में अगर ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसमें बिल्कुल जीरो दिखती है, किसी भी तरह की कोई वैल्यू नहीं मिलती है। इसीलिए इंट्रिंसिक वैल्यू का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होती है 0, जो एटीएम में और ओटीएम में दिखती है। आपको याद रखना पड़ेगा, किसी भी हालत में इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है। 0 हो सकती है, एटीएम में 0 होती है, ओटीएम में 0 होती है, और इन द मनी में 0 से भी ज़्यादा होती है। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो चलिए उसका फॉर्मूला देखते हैं। अगर इन द मनी में किसी भी कॉल ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला इस तरह होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। ठीक उसी तरह इन द मनी में अगर किसी भी पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला इस तरह होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू एक्सरसाइज प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। अब चलिए टाइम वैल्यू के ऊपर बात करते हैं। देखिए, टाइम वैल्यू बहुत ही सिंपल है। कोई भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए बायर्स जितनी प्रीमियम पे करते हैं उसमें से अगर उस कॉन्ट्रैक्ट की इंट्रिंसिक वैल्यू को माइनस किया जाता है तो टाइम वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। यानी टाइम वैल्यू प्रीमियम और इंट्रिंसिक वैल्यू की डिफरेंस है। आपको याद रखना होगा, एट द मनी और आउट द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, इसीलिए एट द मनी और आउट द मनी में टाइम वैल्यू है। तो टाइम वैल्यू कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला इस तरह है, टाइम वैल्यू इज इक्वल टू ऑप्शन प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। यानी ऑप्शन प्रीमियम से इंट्रिंसिक वैल्यू को माइनस कर दीजिए तो टाइम वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। तो बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, टाइम वैल्यू ऑप्शन प्रीमियम और इंट्रिंसिक वैल्यू का डिफरेंस है। अभी मैं आपको ऑप्शन का पोजीशन बताऊंगा। थोड़ी देर पहले ही मैंने ऑलरेडी बात कर लिया जो ऑप्शन का पोजीशन किस तरह लिया जाता है। बेसिकली 2 तरह का पोजीशन होती है, एक लॉन्ग पोजीशन और एक शॉर्ट पोजीशन। कोई भी ऑप्शन बायर जब ऑप्शन को बाई करते हैं यानी वो लॉन्ग पोजीशन लेते हैं। अगर कोई भी ऑप्शन सेलर अगर पोजीशन को सेल करते हैं तो उसको हम लोग शॉर्ट पोजीशन कहते हैं।